नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संभावित गठबंधन से यूपी के सियासी समीकरण में बदलाव आ सकता है। अखिलेश यादव किसान आंदोलन और गठबंधन के जोर से यूपी में बदलाव की बात कर रही हैं। अभी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर आधिकारिक मोहर लगनी बाकी है, लेकिन पर्दे के पीछे से सीटों को लेकर मोलभाव लगातार जारी है। माना यह भी जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है। 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी की रैली होने वाली है। दोनों नेता इस रैली से पहले सीटों के पेंच को सुलझाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सपा अपने गठबंधन सहयोगी आरएलडी को पश्चिमी यूपी में 30 से 36 सीटें दे सकती है, जबकि आरएलडी के गढ़ मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बागपत में शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसान आंदोलन में चौधरी की सक्रिय भागीदारी के बाद विशेष रूप से गन्ना बेल्ट में रालोद की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। माना यह भी जा रहा है कि सपा रालोद गठबंधन जाटों और मुसलमानों को एक मंच पर ला सकती है, और माना यह भी जा रहा है कि 75% जाट भाजपा से नाराज है और सपा रालोद गठबंधन के बाद भाजपा के लिए स्पष्ट बहुमत मुश्किल हो सकता है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पश्चिमी यूपी में 20 सीटें मिली और ऐसे में समाजवादी पार्टी को 58 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि इसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में समीकरण उलट गए। बीजेपी को पश्चिमी यूपी में 109 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अखिलेश सत्ता से बाहर हो गए और योगी की सरकार बन गई। यानी साफ है कि अगर दिल्ली पहुंचने का रास्ता लखनऊ विधानसभा से है, तो लखनऊ पहुंचने का रास्ता पश्चिमी यूपी के जाटलैंड से होकर गुजरता है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर हिंसा ने पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। पूर्वांचल में अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव महागठबंधन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब पश्चिमी यूपी में आरएलडी से गठबंधन का ऐलान बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकता है। और चलिए, इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक बघेल जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। साथ ही साथ संदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है आरएलडी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर मनोज यादव जी आपसे है। मनोज यादव जी, पश्चिमी यूपी को फतेह करने के लिए जाहिर तौर पर सपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि समीकरण बनते हुए हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है पश्चिमी यूपी को जीतना कितना जरूरी है? अगर उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना है, सत्ता पर हासिल होना है, तो सत्ता पर काबिज होना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र सब इम्पोर्टेंट रखता है। और समाजवादी पार्टी जो 2022 के विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वो इसी आधार पर लड़ रही। हमारा गठबंधन, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी 403 सीटों पे है। वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एक राजनीतिक दल को लेके, आरएलडी को लेके। कहा जा सकता है कि पश्चिम में हमारी स्ट्रेटेजी दूसरी है और पूर्व में हमारी स्ट्रेटेजी दूसरी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए 403 सीटें सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो आरएलडी की 35-40 सीट कहिए, ना समाजवादी पार्टी की हमारी सीट कहिए, ना ओम प्रकाश राजभर की सीट है। ये समूचा परिवार जो है, ये 403 सीटों पे नेहा जी चुनाव लड़ेगा। और इसमें कोई अंडरस्टूड नेता नहीं है। इसमें हमारा वोटर जो है समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का, आरएलडी का, और माफ करिएगा ओम प्रकाश राजभर का, संजय निषाद का, और जितने लोग भी हैं, जितने हमारे साथ सहयोगी, सब के ऊपर सपोर्टर भी चाहते हैं कि 403 सीट से समाजवादी पार्टी के साथ सारे गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और हम उनके मुद्दों पे, जो उनकी समस्याएं, जो उनके तमाम सारे राजनीतिक जो उनकी अपनी सोच है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा में लड़ने जा रही है। ठीक है संदीप जी, सवाल इस बात को लेकर सीट बंटवारे फॉर्मूले पर चर्चा होगी क्या, और क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात भी होगी रैली से पहले। कितनी सीटों की मांग हो सकती है और किस आधार पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला बनेगा? के सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी जी,
वो दोनों लोग डिसाइड करेंगे कितनी सीटें होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वोटर्स, पार्टी के वेल विशर हैं। हम लोगों का मकसद है किसी भी तरीके से ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना, इस तरीके से हाथरस में दलित महिला को, हमारी बहन बेटी को रात में जला दिया जाता है, इस तरीके से ये आपके का पीलीभीत में जो कांड हुआ, वहां पे किसानों के ऊपर गाड़ दी जाती है। इस तरीके से किसानों को धरना प्रदर्शन को कहा जाता है, नकली किसान कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है। ऐसी सरकार को हमें रोकना है, ऐसे लोगों को हमें रोकना है। जो सीटें मिलेगी, इस तरीके का गठबंधन होगा, उसका स्वागत होगा। ये दोनों हमारे नेताओं को देना है। हम उनके हर फैसले में पूरे तरीके से, मुद्दे तो आपने गिना दिए, फिर आपके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी तब भी गठबंधन होगा क्या? मन मुताबिक वाला कोई इशू है किसानों को विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाना, इसलिए नहीं है। ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने खबर आज तक नहीं देखी किसी पर हमारा कोई है या कोई मनभेद है या कोई मतभेद है, या मतभेद नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से मैदान में हैं, क्या कर रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है। समर्थन का मतलब है कि बदलाव की लहर बह रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, गठबंधन जिस तरह से हो रहा है सर, ये गठबंधन बीजेपी का कितना खेल बिगाड़ सकता है? जी नेहा जी, गठबंधन किसी भी प्रकार से बीजेपी का कोई खेल नहीं बिगाड़ने वाला है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2017 में भी 2 लड़के आए थे और 2019 में जिस प्रकार से सपा और बसपा के गठबंधन को एक बड़ा नाम दिया गया था, कितनी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, और उसके बाद नतीजे पूरे उत्तर प्रदेश में देखे और पूरे देश में देखे। तो किस प्रकार से इनके गठबंधन, ये जनता जानती है, प्रदेश की जनता ही किस प्रकार से गठबंधन कर रही है। गठबंधन कर रहा है केवल सत्ता और सत्ता पाने के लिए, और आगे आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इनको बाहर निकालने का काम कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। और उसी डर के कारण ये लगातार गठबंधन के माध्यम से सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। हाँ। पर इस प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से गठबंधन जैसे ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार दिया है, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है क्योंकि वो सभी को सबका साथ, सबका प्यार, सबका विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी है। मनोज जी, गठबंधन नहीं कर रहे हैं आप, ठगबंधन कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ सवाल मेरा इस बात को लेकर भी है कि गन्ना बेल्ट की अगर हम बात करें तो रालोद की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, अक्सर आप इस बात को कहते हैं कि पहले हमारा कांग्रेस से गठबंधन हुआ, बीएसपी से गठबंधन हुआ, उसके उस वक्त जब चुनाव हुए थे तो उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। ये बड़ी दिक्कत रही कि हम कहीं ना कहीं जीतने में विफल रहे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि गन्ना बेल्ट में रालोद की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, इन चुनावों में काफी मजबूत मानी जा रही है, और माना यह भी जा रहा है कि सपा और रालोद गठबंधन यहां पर फतह हासिल कर सकता है। क्या उम्मीदें आप लोगों को है? देखिए, आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे बीजेपी के साथी ने जो बात कही कि गठबंधन है, तो डिबेट में मेरी बात और हमारे जो आरएलडी के साथी हैं उनकी बात में आपको कोई मतभेद तो दिखा नहीं। जो बात मैंने कही, जो बात उन्होंने कही, वो पार्टी लाइन पे कही, और उस बात में पूरी तरीके से स्पष्टता भी दिख रही है और मोहर भी लग रही है। लेकिन उस राजनीतिक दल से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जिसने एक संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी से गठबंधन किया है, एमएलसी बनाया है, और उन्होंने कहा कि भगवान राम के पिता तो दशरथ थे ही नहीं, अभी भी गठबंधन नहीं तोड़ पाए, कोई आंदोलन नहीं किया। संजय निषाद का राम भक्तों ने पुतला तक नहीं फूका। वो थोड़ा सा अपना ठगबंधन वाली विद्या टीवी के माध्यम से जनता को बताएं। यहाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या इस बात के जवाब दे पाएंगे? इनको राजनीति प्यारी है कि राम प्यारे हैं? ये बात सोचना चाहिए। ये कल्याण सिंह वाली पार्टी है बीजेपी, जो जिन्होंने कोई चिंता नहीं की और अपने पद से अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ गई उनको, लेकिन उन्होंने राम के नाम समर्पित कर दिया। और ये जो मटके मठाधीश बने बैठे हैं, बाबा है, कहने को बाबा है, राम भक्त अपने आप को कहते हैं, आज से गठबंधन नहीं तोड़ता है। हाँ, पश्चिम का सवाल आपका बिल्कुल बेहतर है। दरअसल में वहां के जाटों ने, वहां के किसानों ने, अगर एक शब्द में कहूँ तो वहां के किसानों ने बहुत विश्वास जताया बीजेपी को, और ये बात उन्होंने मानी कि कनेक्टिविटी भी उनकी किसानों के साथ लगातार ज्यादा अच्छी बनी रही थी कि
राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो अक्सर उन किसान संगठनों के साथ आपको मीटिंग करते हुए नजर आते थे, उनके आंदोलन में जाते हुए नजर आते थे। यानी कहीं ना कहीं उनका कनेक्टिविटी बहुत बेहतर था उन किसानों से। लेकिन क्या किया, 3 बार सरकार उन लोगों ने दी, 14 में दी, 17 में दी, 19 में दी। उनको क्या दिया? उनको आपने कहा ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और तो और वो शहीद हो गए, एक बड़ी संख्या में शहीद हो गए। उनके गन्ने का दाम क्या बढ़ा है? आप मतलब हंसी आती है हमको, 25 रुपए आपने बढ़ाए, वो भी 5 साल में। अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे किलो के हिसाब से कितना होता है, और अगर हर दीपक जी साल के जवाब हिसाब से दीजिए। निकालेंगे तो कितना होता है, आप बताइए। ठगा जी। नेहा जी, एक बार आप मनोज जी ने जो सवाल 5 साल में महज 25 रुपए आपने गन्ने का दाम बढ़ाया है, और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं जनता से, और किसान फिलहाल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सवाल उठा रही विपक्षी पार्टियां आप लोगों पर। जी नेहा जी, मनोज यादव ये भूल जाते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों को भुगतान किया। 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया का भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जब ये राम मंदिर पर हमला करने वाले और उन आतंकवादियों के केस हटा रहे थे। इनकी सरकार ने आते ही सबसे पहले अपने उन लोगों के केस हटाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन 1.5 लाख करोड़ रुपया उन गन्ना किसानों को दिया। 40 लाख किसानों को हमने 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। इस प्रकार से हमने लगातार जो लेकिन दीपक जी आज भले ही अब भले ही कृषि कानून वापस लिए जा रही हो, लेकिन एमएसपी का मुद्दा जिंदा है। ये तो आप बात मानेंगे ना कि ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकता है, मुसीबत खड़ी कर सकता है, खास तौर पे पश्चिमी यूपी में। जी बिल्कुल नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति और उनके विकास के लिए, उनके समृद्धि के लिए संकल्पित है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काम कर रही है। केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन कर रही है। उस कमेटी के गठन में पारदर्शी रूप से हम खेती के लिए एमएसपी की योजना लेकर आने वाले हैं, और ये बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। तो ये सभी किसानों की समस्याओं को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो 3 किसान कानून आए थे, ये किसानों के भले के लिए आए थे, ये छोटी जोत के किसानों के लिए आए थे। फिर वापस क्यों ले रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी आप भला नहीं करना चाहते हैं कि वो भला नहीं करना चाहते किसानों को, वापस ले लिया। तो राजनीतिजीवी के कारण हमारे देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को बरगला कर वहां पर बिठा रखा था। दिन ब दिन वो ठंड में परेशान हो रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं बनता कि अब उनको संभाला जाए या उनको कुछ राहत दी जाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा तरीका निकाला। नहीं देखिए, हमारे जो साथी ने तमाम सारी बातें कह दी, वो बातें उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक बात मैं जरूर बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा था, जो अपने वादों में कहा था, किसानों से कहा था, उस आप कौन सी बात पे अपने आप को आपने सही साबित किया, ये बात जनता जानना चाहती है। क्या आपने उनकी आय दोगुनी कर दी? कितने दिन बचे? अगर मैं नेहा जी आज से कैलकुलेट करूं तो 1 जनवरी 2022 आने में बहुत छोटा सा समय बचा है। कौन सा आपने वेग अब तक करने कर दिया है किसानों को कि अब इस तरह का काम होने जा रहा है? और वो कानून जो आप लेके आ रहे थे, अगर वो इतना बेहतर था तो आपको तो इस देश में लागू कर देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया और आपने उसको रोल बैक कर लिया। क्यों रोल बैक कर लिया? इतना अच्छा कानून था, क्यों? हमारे बरगलाने से तो आप गजब का विपक्ष है। हम सिर्फ कानून के विरोध में बैठा सकते हैं किसानों को, और जब वोट लेने का नंबर आता है तो 3-3 बार आप सरकार बना लेते हो, यहाँ से लेके और दिल्ली तक। तो गजब का बरगला तो आप लेते हो। हम तो उसको कुछ कह भी ना पाए, उसकी मदद भी ना कर पाए, हम तो सहयोग में खड़े। उसने तो हमें मंच भी नहीं दिया, हमें तो उन्होंने मंच पे चढ़ने भी नहीं दिया कि हाँ अमुक पार्टी के कार्यकर्ता हमारे मंच पे आ जाए। ये भी तो हमें नहीं अवसर मिला। मुझे नेहा जी व्यक्तिगत तौर पे मुझे जेल हुई, मेरी पार्टी के तमाम सैकड़ों लोग जेल गए, मुकदमे लगे किसान आंदोलन में। ये सत्य है, हमने उनका सहयोग किया, सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, और उन्होंने उसको अध्ययन जब किया उस कानून का, तो प्रतिदिन उनकी मांगे किसानों की बढ़ती चली गई, क्योंकि जितने भी पन्ने उस कानून के खोले गए वो सब काले थे, और उसमें सरकार की पूंजीवादी नीति स्पष्ट रूप से दिख रही है। ठीक है मनोज जी। संदीप जी, गठबंधन जाटों और मुसलमानों को एकजुट कर सकता है क्या? क्योंकि ये भी इलाके का समीकरण बदलने की बात कही जा रही है कि इस गठबंधन से कहीं ना कहीं पूरे पश्चिमी यूपी का जो समीकरण है वो बदल सकता है। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से?
पहले तो मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात से, जब हमारे देश में जाटों की या मुसलमानों की बात की जाती है। आज नरेंद्र मोदी कितने परसेंट है? हमारे देश में मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और क्या उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री योगी जी को बनाया उनकी जाति देखकर बनाया गया है। तो आज बात किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, बेरोजगारों की है। हम सब उन सभी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। हम आप जैसी बहन बेटियों तो चिन्मयानंद जैसे लोग आज बीजेपी में भरे हुए हैं, जैसे लोग आज बीजेपी में भरे हुए हैं, अजय मिश्रा जैसे लोग आज बीजेपी में भरे हुए हैं, जो किसानों को कुचल देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं। गोपाल कांडा जैसे कार्यकर्ता आज बीजेपी के को ये लड़ा रहे हैं। चुनाव लड़ते आपने हरियाणा के अंदर देखा होगा। तो सब समस्या लेकर मैदान में है, क्योंकि आज लोगों की जो बड़ी शिक्षा है, शिक्षा है। आज ये मेहनत हमारे लिए मुश्किल हो गए हैं। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, का पेमेंट कहते हैं अपने प्रदेश कहीं भी चले जाइए। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मेरे प्रदेश का बॉर्डर हरियाणा से है, हम अपने धान को देखने के लिए हरियाणा ले जाते हैं, तो बॉर्डर पर हमें रोक लिया जाता है। तो कहने में और करने में फर्क है। टोटल छूट ज्यादा ठीक है संदीप जी, बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपको नहीं। ठीक है दीपक जी का रुख करें। उससे पहले मनोज जी एक सवाल आपसे है, क्योंकि ठीक है संदीप जी, ठीक है, लौटते हैं आपके पास, लौटते हैं। मनोज जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अखिलेश यादव ये बखूबी जान गए हैं कि यादवों का वोट सत्ता तक पहुंचा नहीं पाएगा, इसलिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। जाट प्लस मुस्लिम प्लस यादव प्लस जो तमाम और वर्ग है, या फिर किसानों की अगर हम बात खास तौर पे कर लें, तो हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। और दूसरी जातियों और वर्गों के वोट भी गठबंधन की झोली में आ सकते हैं क्या? देखिए नेहा जी, इसमें किसी आपके सवाल को किसी भी एंगल से गलत नहीं ठहरा जा सकता। समाजवादी पार्टी वो हर जिसको देहाती भाषा में कहते हैं अपना कील कांठा मजबूत करने पे लगी हुई है। चाहे अब जो मैंने अपने फर्स्ट वक्तव्य में कहा कि चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रुहेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी को पूर्ण कर लिया। दो गठबंधन जो हमारे हुए, वो दोनों गठबंधन पार्टियों के गठबंधन हो पाए, कार्यकर्ताओं और वोटर्स के गठबंधन नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों गठबंधन बहुत शॉर्ट नोटिस में किए। जो ये गठबंधन हमारे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर से हो, चाहे संजय चौहान जी से हो, चाहे हमारे आरएलडी के साथी इनकी पार्टी से हो, सबके साथ एक टाइम और एक बेहतरीन स्पेस के साथ गठबंधन हो रहा है। और गठबंधन से दो राजनीतिक दलों का, दो नेताओं हो रहा है, गठबंधन हो रहा है हमारे वोटर का, सपोर्टर का, बूथ पे कार्यकर्ताओं का, और जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों का गठबंधन हो रहा है। जैसे तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले राजभर की पार्टी की लगातार मांग रही बीजेपी से, और उन्होंने उनकी मदद से उनकी सरकार भी बनाई, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पूरा किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम जब आएंगे तो जातीय गणना करवाएंगे, और जो आपस में लड़ाई हो रही है, यादवों ने ये ले लिया, ब्राह्मणों ने इस पे कब्जा कर लिया, फला जाट ने सबसे ज्यादा इसमें कॉलेज में अपनी नियुक्ति करा ली, जाटों ने यहाँ कब्जा कर लिया, इन सारी बातों को हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी। एक छोटा सवाल मेरा दीपक जी से। दीपक जी, ये गठबंधन काफी मजबूत होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उसी मजबूती के साथ जनता इसे सराखों पर बिठाएगी? सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि इस वक्त चाहे हम लखीमपुर हिंसा की बात करें या फिर किसानों की लगातार हो रही मांग की बात करें कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी हो, या फिर आंदोलन की अगर हम बात करें, तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन तीनों का है। लेकिन ऐसे में क्या इन तमाम घटनाओं ने बीजेपी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और ये गठबंधन क्या आग में घी वाला काम कर रहा है क्या? जी नेहा जी, पूर्व में भी गठबंधन हुए थे, मैंने आपको बताया था 2017 में भी हुए थे, 2019 में भी हुए थे, और उन गठबंधनों का क्या हाल हुआ ये सभी के सामने स्पष्ट है। अभी इनके गठबंधन के मुद्दों पर गठबंधन हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ओपी राजभर को इस मुद्दे पर गठबंधन किया जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, या केजरीवाल जो कहते थे मुलायम सिंह यादव सबसे भ्रष्ट है, और क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में ये कहते थे कि क्या कहते हैं केजरीवाल अधकचरा है, तो वो किस मुद्दों पे आकर गठबंधन कर रहे हैं? केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता पाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए,
इस प्रकार का ये गठबंधन होना रहा और ये पूर्ण रूप से समझ रही है प्रदेश की जनता। ठीक है। जनता ये भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाजों के लिए काम किया, ऐसा नहीं कि एक वर्ग के लिए, किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया हमने 2 करोड़ 53 लाख किसानों को सम्मान निधि दी, उनको एक पेंशन की योजना। क्यों डर लग रहा है सर? फिर पश्चिमी यूपी में आपने इतना काम किया है, फिर ये डर क्यों? हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। इतने शिलान्यास, इतने लोकार्पण और इतने तमाम चीजें हो रही है, उद्घाटनों का दौर जारी है लगातार, ये डर नहीं तो और क्या है? चुनाव से पहले पिछले 5 साल में भी तो आप कर सकते थे। न्यायाधीश, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने 60,000 करोड़ तक 300 परियोजनाएं लगातार जाते समय से निकाली थी, पर भारतीय जनता पार्टी इस सोच के साथ में काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, चाहे वो जेवर का एयरपोर्ट ले लीजिए, उसकी एक डेडलाइन तय की है और 2024 तक जेवर का जब एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा तो उससे किसको फायदा होगा? वहाँ के किसान को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि किसको फायदा होगा किसको नहीं, ये तो वाकई ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसको छोड़ दीजिए कि फायदा किसको होगा, लेकिन आपने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश तो जरूर की है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।